हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लॉ जीएनजी। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने यूनिट 7 कंप्लीट करी थी, इंडेमिनिटी एंड गारंटी की। और मैं पूरी उम्मीद ये लेकर के चलता हूं, मान करके चलता हूं कि आपने यूनिट 7 को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए, आज का डे है हमारा यूनिट 8 का। तो यूनिट 8 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट 8 में दो चीजें हैं, बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज। तो देखिए, बेलमेंट और प्लेज में बेलमेंट का जो सेक्शन है बेटा, वो सेक्शन 148 से 171 तक सेक्शन 148 से सेक्शन 171। और प्लेज का सेक्शन है आपका सेक्शन 172 से सेक्शन 181। अब बेलमेंट में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं? ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली, फाइंडर ऑफ गुड्स, जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। ये चार टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके बेलमेंट में। प्लेज में तीन टॉपिक हैं, पॉनी के राइट, पॉनर के राइट और प्लेज माय मर्केंटाइल एजेंट। तो ये तीन टॉपिक हम लोग इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है। सेक्शन 148 में बेलमेंट की मीनिंग दी गई है, बेलमेंट के बारे में बताया गया। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी पर्सन अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन, जब कोई भी पर्सन अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी दूसरे पर्सन को देता है, तो उसको बोला जाता है, उस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है बेसिकली बेलमेंट। बेलमेंट के केस में तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी को इससे बाहर रखा गया है। दूसरा, पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए। पोजीशन किसको ट्रांसफर होना चाहिए? किसी दूसरे पर्सन को, यानी किसी दूसरे पर्सन को उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। और तीसरा, और स्पेसिफिक पर्पस, किसी पर्पस के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के पूरा करने के लिए। और उसके बाद में क्या होगा? जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो सामने वाली पार्टी गुड्स को या मूवेबल प्रॉपर्टी को वापस कर देगी। तो यही होता है आपका बेलमेंट, कि जब किसी एक पर्सन के पास से किसी दूसरे पर्सन के पास में मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन जाता है फॉर सम पर्पस, तो उसको बोला जाता है बेलमेंट। और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो फिर वहां पर गुड्स को वापस ले लिया जाता है। देखिए, यही फर्क होता है सेल में और बेलमेंट में। सेल के केस में क्या होता है? सेल के केस में भी पोजीशन जाता है, किसी दूसरे पर्सन के पास में आता है, लेकिन सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही होती है। बेलमेंट में ओनरशिप से कोई भी लेना देना नहीं है, केवल और केवल किसी एक पर्पस के लिए केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि गुड्स की डिलीवरी हो रही है। तो एक बार देखते हैं बेलमेंट। तो बेलमेंट में क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा, तो गुड्स की डिलीवरी होगी बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। तो देखिए, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज। तो जो गुड्स को देता है उसको बोला जाता है बेलर, और जो गुड्स को लेता है उसको बोला जाता है बेली। तो यानी कि जब बेली का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो बेली गुड्स को बेलर को वापस कर देगा, या बेलर के अकॉर्डिंग गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देगा। आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दो पार्टीज होती हैं, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर का मतलब द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो गुड्स को डिलीवर कर रहा है, और जिसको डिलीवर किया जा रहा है उसको बोला जाता है बेली। एग्जांपल, मिस्टर पंकज डिलीवर हिज कार टू मिस्टर यश गैरेज फॉर रिपेयर। हियर मिस्टर पंकज इज द बेलर एंड मिस्टर यश इज द बेली। तो मिस्टर पंकज के पास से कार जा रही है, मिस्टर यश के पास में, तो उनको बोला जाएगा बेली। और देखिए, बेलमेंट जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक ग्रेचुअस होता है और एक नॉन ग्रेचुअस होता है। ग्रेचुअस का मतलब मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने अपने दोस्त को अपना मोबाइल दे दिया एक हफ्ते के लिए, मैंने अपने दोस्त को अपनी कार का पोजीशन दे दिया एक हफ्ते के लिए, दिस इज कॉल्ड ग्रेचुअस। अब मैं अपने दोस्त से पैसे थोड़ी ना लूंगा, दिस इज कॉल्ड ग्रेचुअस बेलमेंट। नॉन ग्रेचुअस का मतलब जहां पर मुफ्त में नहीं है, जहां पर कंसीडरेशन के साथ में। और इसको हम लोगों ने पढ़ा था कंसीडरेशन के एक्सेप्शन में भी। कंसीडरेशन में ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है, तो उसमें हम लोगों ने ग्रेचुअस बेलमेंट को भी कवर किया था। तो यहां पर जो एग्जांपल दिया गया है ये नॉन ग्रेचुअस का दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर गैरेज में हम अपनी कार देंगे तो ऑब्वियसली कि कार को रिपेयर कराने के हमको वहां पर पैसे भी देने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेलमेंट। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, यानी कि ग्रेचुअस बेलमेंट भी हो सकता है और नॉन ग्रेचुअस भी हो सकता है। तीसरा, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए। डिलीवरी ऑफ गुड्स में डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर
मे बी एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है। पर्पस के लिए होना चाहिए, गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस, पर्पस में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, पर्पस एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। पोजीशन, देखिए पोजीशन ऑफ गुड्स, यहां पर गुड्स का जो पोजीशन है बेटा वो चेंज होता है, गुड्स का जो पोजीशन है वो चेंज होता है। चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट लीड टू चेंज ऑफ ओनरशिप, सेम वही चीज है जो मैंने बताई। सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट के केस में केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेल के केस में। रिटर्न ऑफ गुड्स, जब पर्पस पूरा हो जाएगा तो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेली की ऑब्लिगेशन है कि वो बेलर को गुड्स वापस करेगा। बेली इज ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न द गुड्स। देखिए यहां पर दो केसेस दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले, डिपॉजिट ऑफ मनी इन अ बैंक इज नॉट बेलमेंट। जो हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, क्या उसको बेलमेंट माना जाता है? क्या पैसों का पोजीशन किसी दूसरे पर्सन के पास में ट्रांसफर हो रहा है, क्या इसको बेलमेंट माना जाएगा? आंसर इज नो, नहीं। क्यों? क्योंकि बेली हमेशा सेम एज गुड्स को वापस करेगा, जो गुड्स दिए थे वही गुड्स को वापस करेगा। जो हमने बैंक में पैसे जमा किए हैं, तो क्या बैंक उसी डिजिट के नोट, उसी नंबर के नोट हमको वापस करता है क्या? भाई कोई भी नोट निकल सकते हैं। तो जो बैंक में हम लोग पैसे जमा करते हैं वो बेलमेंट का पार्ट नहीं है। इवन जो हम लोग बैंक में लॉकर खोलते हैं ज्वेलरी वगैरह या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखवाने के लिए, जो बैंक में हम लोग लॉकर खोलते हैं और लॉकर में अपना सामान रखते हैं, क्या उसको बेलमेंट माना जाएगा? आंसर इज नो, उसको भी बेलमेंट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्यों? क्योंकि लॉकर की चाबी तो हमारे पास ही रहती है ना, लॉकर की चाबी तो हमारे पास ही रहती है, तो इस वजह से इसको बेलमेंट नहीं माना जाता। देखिए एक बार, द मनी रिटर्न बाय द बैंक वुड नॉट बी आइडेंटिकल करेंसी नोट्स, डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन अ बैंक लॉकर इज नॉट बेलमेंट बिकॉज ornaments are kept in a locker whose key are still with the owner and not with the आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ बेलर। अब बेलर की ड्यूटीज क्या होती हैं? तो बेलर की ड्यूटीज को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जीआरबी एंड एनजीबी। जीआरबी का मतलब यहां पर क्या है? जीआरबी का मतलब है ग्रेचुअस बेलमेंट और एनजीबी का मतलब है नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। तो डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स, अगर जब बेलर के पास से बेली को पोजीशन जा रहा है, तो उस केस में दो सिचुएशन बनती हैं कि अगर गुड्स में कोई भी डिफेक्ट है, अगर गुड्स में कोई भी डिफेक्ट है, तो क्या बेलर को बेली को बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। ये बेलर की प्राइमरी ड्यूटी होती है कि अगर गुड्स में कोई भी फॉल्ट है, अगर गुड्स में कोई भी फॉल्ट है, तो ये बेलर की ड्यूटी होती है कि वो बेली को बताएगा अबाउट देयर फॉल्ट। अब उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो ग्रेचुअस बेलमेंट और दूसरा नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो जितने भी डिफॉल्ट ऐसे हैं जो बेलर को पता है, अब जैसे मेरा दोस्त मेरी कार लेने के लिए आया, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी में ब्रेक कम लग रहे हैं, तो ये मेरी ड्यूटी होती है कि मैं अपने दोस्त को बताऊंगा कि भाई इसके ब्रेक कम लग रहे हैं, इसको देख करके चलाना। अगर गाड़ी में कोई भी गड़बड़ हुई या उसका कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं, क्योंकि जब मुझे फॉल्ट के बारे में पता है तो उसको बताना मेरी ड्यूटी बनती है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट के केस में फॉल्ट मुझे पता हो या ना पता हो, अब मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी में ब्रेक कम लग रहे हैं और मैं अपने दोस्त से पैसे भी ले रहा हूं, तो वहां पर भले ही मुझे ब्रेक कम है इसके बारे में नहीं पता, गाड़ी में फॉल्ट है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन तो भी लायबिलिटी किसकी अराइज होगी? मेरी अराइज होगी। क्यों अराइज होगी? देखो, एक तो मैं वहां से पैसे कमा रहा हूं, तो अगर मैं किसी चीज के पैसे ले रहा हूं तो ये मेरी ड्यूटी बनती है ना कि मैं उसको सही सामान दूं। जिस पर्पस के लिए वो मेरे से प्रॉपर्टी ले रहा है, जिसका किराया भी वो मेरे को दे रहा है, तो यहां पर मेरी ड्यूटी होती है ना मैं उसको सही सामान दूं। तो ये मेरी गलती है कि मेरे को गाड़ी रिपेयर करके देनी चाहिए थी, मेरे को गाड़ी के फॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए था। तो अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो नोन फॉल्ट्स और अननोन फॉल्ट्स दोनों के लिए बेलर लायबल होगा। अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो केवल और केवल नोन फॉल्ट्स के लिए बेलर लायबल होगा। देखिए ग्रेचुअस बेलमेंट में बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज फॉल्ट which he is aware of, तो जिसके बारे में उसको पता है। नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में इफ गुड्स आर बिल्ड फॉर हायर, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज वेदर ही वॉज और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फॉल्ट। तो भले उसको उन फॉल्ट्स के बारे में पता हो या ना पता हो। एक सेकंड में बस पानी पी लूं।
नेक्स्ट, बेयर नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब देखिए अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है नेसेसरी एक्सपेंसेस में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में। इन दोनों में फर्क क्या होता है, पहले तो ये समझो। नेसेसरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है बेटा कि अगर मेरे गुड्स का पोजीशन किसी दूसरे के पास में जा रहा है तो उन गुड्स को संभाल करके रखने के लिए अगर कुछ भी खर्चे जरूरी हैं तो उसको बोला जाता है नेसेसरी एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना हॉर्स या अपना कोई डॉगी अपने दोस्त को दिया कि भाई 15 दिन के लिए रख ले, मैं बाहर जा रहा हूं, वापस आकर के ले लूंगा, ठीक। अब मान लीजिए कि उसकी तबीयत नहीं सही है या उसको फूड अरेंज कराना है, उसको खाना खिलाना है, तो भाई वो तो जरूरी है। तो मेरे दोस्त ने अगर उसके खाना खिलाने पर या उसके इलाज करवाने पर अगर कोई भी पैसा खर्चा किया है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा नेसेसरी एक्सपेंसेस। यानी कि देखिए बेलमेंट में क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन एक पर्सन के पास से दूसरे पर्सन के पास में जा रहा है और स्पेसिफिक पर्पस, वो पर्पस बेलर का भी हो सकता है और बेली का भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन अगर बेली के पास में किसी दूसरे का सामान है तो ये बेली की ड्यूटी होती है कि उसके सामान को संभाल करके रखे, उसके सामान को बिल्कुल वैसे ही केयर करे जैसे कि वो अपने गुड्स की करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर गुड्स को संभाल करके रखने के लिए कोई भी जरूरी खर्चे हैं वो अगर बेली ने किए हैं तो बेलर की ड्यूटी होती है कि उन खर्चों को रिम्बर्स करेगा, यानी कि वापस करेगा। देखते हैं एक बार। Gratuitous bailment, bailor shall repay to the bailee the necessary and extraordinary expenses incurred by him. अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट के केस में क्या होता है, यानी कि कंसीडरेशन यहां पर दिया जा रहा है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए बेलर की ड्यूटी बनती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेली को देगा। तो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अपने दोस्त को अपनी कार दी, अब रास्ते में चलते समय गाड़ी का अचानक से इंजन खराब हो गया, गाड़ी में कोई भी डैमेज हो गया, तो वो ऑब्वियसली की गाड़ी तो सही कराएंगे। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी पहले से किसी ने कल्पना नहीं करी थी, अचानक से हो गए। ये रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, ये अचानक से क्रिएट होते हैं, तो इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो उस केस में बेलर की ये लायबिलिटी होती है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को बेली को देगा। मेरी बात सबको समझ में आई? तो बेयर नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब तीसरा देखिए, इंडेमनीफाई बेली। इंडेमनीफाई बेली का मतलब क्या हुआ, अगर बेलर ने ड्यू डेट से पहले बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, बिल्कुल तोड़ सकता है भाई, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने किसी को दी है यूज करने के लिए फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, और समय जितने समय के लिए उसको दी है उतना समय होने से पहले अगर मैं उससे वो प्रॉपर्टी वापस ले लेता हूं और उसकी वजह से बेली को कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, बेलर करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने अपने फ्रेंड को एक हफ्ते के लिए कार दी, अब वो कार लेकर के जयपुर घूमने के लिए गया, एक मुझे भी किसी काम से 3 दिन बाद जयपुर जाना पड़ा। अब जयपुर में पहुंचा, मैंने उससे क्या कहा, मैंने उससे कहा कि मेरी गाड़ी वापस कर दो। उसने कहा कि यार तुम मेरे को पहले बता देते तो मैं तुम्हारी गाड़ी लेता ही ना, अब यहां से मैं इमरजेंसी में गाड़ी लूंगा तो गाड़ी मेरे को महंगी पड़ेगी, जितना तुम्हारा कार लाने से मेरा फायदा नहीं हो उतना ज्यादा मेरा नुकसान हो गया। तो उस केस में अगर उसको कोई भी नुकसान होता है तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, बेलर करेगा, यानी कि मैं करूंगा। तो एक बार देखते हैं इसको। When goods are lent gratuitously, ये बेटा बस तभी होगा जब गुड्स को ग्रेचुअसली लेंट किया गया है, सॉरी ग्रेचुअसली दिया गया है, यानी कि विदाउट कंसीडरेशन है। एंड बेलर टर्मिनेट द बेलमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ बेलमेंट, ही मस्ट कॉम्पनसेट द बेली फॉर द लॉस सफर्ड बाय द बेली दैट इज एन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव। बस उसको एक्चुअल में लॉस होना चाहिए, एक्चुअल में लॉस होना जरूरी, यानी जितना उसको फायदा हो रहा था उससे ज्यादा उसको नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई बेलर करेगा। आगे देखते हैं, डिफेक्टिव टाइटल। अब अगर बेलर की ओनरशिप में डिफेक्ट है, अब आप खुद सोचो, जो चीज आपकी है ही नहीं क्या आप किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हो, जो चीज आपकी है ही नहीं क्या आप कोई दूसरे पर्सन को दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। एक्सेप्शन हालांकि अलग होते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रोविजन क्या है कि अगर टाइटल में डिफेक्ट है तो आप वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे को नहीं दे सकते। अब पता चला कि मेरे टाइटल में डिफेक्ट था, यानी कि मेरी ओनरशिप डिफेक्टिव थी और मैंने अपने दोस्त को गुड्स दिए, जिसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, वो किसी परेशानी में आ गया, तो उसकी परेशानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मेरी होगी। देखिए, indemnify for loss which the bailee may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the
बेलमेंट, तो अगर कोई चीज आपकी है ही नहीं तो आप उसका बेलमेंट कैसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप बेलमेंट कर रहे हो और उसकी वजह से अगर बेली को कोई भी लॉस हुआ है तो उसके लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेलर की होगी। नेक्स्ट, बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, जब बेली का पर्पस पूरा हो जाएगा, जब बेली का ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो बेली क्या करेगा, गुड्स को वापस कर देगा। और जब बेली गुड्स को वापस कर रहा है तो बेलर की यह ड्यूटी होती है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे, और अगर एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके बाद में अगर गुड्स में कोई भी नुकसान होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेलर की होगी। देखिए, when the bailee returned goods after the time of bailment has expired or the purpose of bailment has been accomplished। देखिए, GRB stands for gratuitous bailment and NGB stands for non gratuitous bailment। आगे देखते हैं। अब देखिए ड्यूटीज ऑफ बेली, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग कर रहे थे ड्यूटीज ऑफ बेलर। अब नेक्स्ट आता है आपका ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली की क्या ड्यूटीज होती हैं, तो सबसे पहले तो टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। किसी दूसरे के गुड्स आपके पास में है तो ऐसा नहीं कि आप लापरवाही दिखाओगे, आप उसको ऐसे ही यूज करोगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, नहीं। तो बेली की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं कि गुड्स को प्रॉपर टेक केयर करके रखना, गुड्स को संभाल करके रखना, जैसे एक आम आदमी अपने गुड्स को संभाल करके रखता है वैसे ही बेली भी बेलर के गुड्स को संभाल करके रखेगा। नो अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स, तो गुड्स का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इफ बेली यूज द गुड्स बेल्ड विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेलमेंट, he is liable to compensate the bailor for any loss of goods। तो अगर मान लीजिए गुड्स को देते समय कोई भी टर्म्स और कंडीशन या कोई भी बताया गया था, कुछ भी यूज करने का तरीका बताया गया था, और बेली अगर उसको उस हिसाब से यूज नहीं करता है, टर्म्स और कंडीशन का वॉयलेशन करता है, और उसकी वजह से अगर गुड्स में कोई भी डैमेज होता है, गुड्स में कोई भी नुकसान होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, बेली की होगी। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। ये तो बेलर के पास में हमेशा राइट है भाई, ओनरशिप तो अभी भी बेलर की है ना। तो अगर बेलर चाहे तो जब चाहे तब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा करके बेली से गुड्स को वापस ले सकता है। लेकिन अभी पीछे हम लोग पढ़ करके आए हैं कि उसकी वजह से अगर बेली का कोई लॉस हो रहा है तो फिर उस केस में उसके लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेलर की होगी। नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड्स विद हिज ओन, तो बेलर के जो भी गुड्स हैं उसको अपने गुड्स में नहीं मिलाएगा। तो इसमें दो कंडीशन है, एक तो जो गुड्स की मिक्सिंग हो रही है वो विद द कंसेंट ऑफ बेलर हो रही है, दूसरा विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर हो रही है। तो अगर विद कंसेंट ऑफ बेलर हो रही है तो उस केस में मिक्सिंग करने के बाद में जो भी गुड्स मिलेंगे उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। और अगर बाई चांस मान लीजिए कि बेलर की कंसेंट के बिना मिक्सिंग करी गई है, तो बेलर की कंसेंट के बिना मिक्सिंग करी गई है तो उस केस में अगर गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है तो सेपरेट करने का खर्चा कौन बियर करेगा, बेली बियर करेगा। और अगर गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो पूरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा, बेली करेगा। देखिए, अगर मिक्सिंग विद कंसेंट है या मिक्सिंग विदाउट कंसेंट है, तो सबसे पहले बोथ पार्टी शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस। तो जो भी मिक्सचर प्रोड्यूस हुआ है उस पे वो लोग प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिवाइड कर लेंगे। अगर मिक्सिंग विदाउट कंसेंट हुई है, इफ गुड्स कैन बी सेपरेटेड द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन इन द पार्टीज रिस्पेक्टिवली but the bailey is bound to bear the expenses of separation and any damage arising from the mixture। Mixing without consent, if goods cannot be separated, bailor is entitled to be compensated by the bailey for loss of the goods। अगर गुड्स सेपरेट नहीं हो सकते हैं तो पूरे लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पूरे लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेली की। तो मेरे ख्याल से ड्यूटीज ऑफ बेली ये आपको क्लियर होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अक्रूइंग फ्रॉम गुड्स बेल्ड। अब अगर मान लीजिए कि गुड्स का पोजीशन बेली के पास में है और उस दौरान गुड्स में कोई भी बेनिफिट हुआ है, गुड्स में कोई भी फायदा हुआ है, तो उस फायदे पे भी किसका राइट होगा, ओनर का होगा, यानी कि बेलर का होगा। बेली हैज टू डिलीवर टू द बेलर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। नो एडवर्स टाइटल, एक तो बेलर ने अपने गुड्स का पोजीशन आपको दिया है और आप उसका टाइटल को अपने नाम पे नहीं करवा सकते, आप उसकी ओनरशिप को अपने नाम पे नहीं करवा सकते। ओनरशिप हमेशा और हमेशा बेलर की होगी। देखिए, बेली मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ एंड फॉर द बेलर ही कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ द बेलर। वो बेलर की ओनरशिप पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता। अब देखिए, ड्यूटीज ऑफ बेलर हो गई, ड्यूटीज ऑफ बेली हो गई, अब आते हैं राइट्स ऑफ बेलर।
अब बेलर के क्या क्या राइट होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, बेलमेंट को कभी भी वो टर्मिनेट करा सकता है। भाई उसके गुड्स हैं, उसके गुड्स हैं, वो जब चाहे तब अपने गुड्स को वापस ले सकता है। वॉइडेबल कराने का राइट, कैंसिल कराने का राइट तो हमेशा से उसके पास में रहता है। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, अगर गुड्स के साथ में कोई भी गलत काम होता है तो उस केस में उसके पास में पूरा ऑप्शन है कि वो सूट भी फाइल कर सकता है। राइट टू फाइल अ सूट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन अ बेली, अगर बेली अपनी ड्यूटीज का वॉयलेशन करता है तो उस केस में भी वो सूट फाइल कर सकता है, और अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो उसके कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम भी फाइल कर सकता है। ये सारे के सारे राइट्स हो गए आपके बेलर के। आगे देखते हैं। अब आता है राइट्स ऑफ बेली। अब बेली के क्या राइट्स होते हैं? तो सबसे पहले राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द ज्वाइंट बेलर, अगर गुड्स को ओनरशिप में थे, अगर गुड्स को ओनरशिप में थे यानी कई सारे उसके ओनर हैं, तो बेली क्या करेगा? बेली उनमें से किसी को भी गुड्स वापस कर सकता है। ठीक, तो देखिए, इफ सेवरल ज्वाइंट ओनर्स बेल द गुड्स, द बेली कैन डिलीवर गुड्स टू एनी वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर, उनमें से किसी को भी गुड्स वापस कर सकता है। राइट टू इंडेमनिटी, अभी हम लोग ड्यूटीज में पढ़ करके आए थे कि बेलर को क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और अगर बेलर की लापरवाही की वजह से बेली को अगर कोई भी नुकसान हुआ तो उस केस में बेली के पास में राइट है कि उससे अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। देखिए, बेली इज एंटाइटल्ड टू बी इंडेमनिफाइड बाय द बेलर फॉर एनी लॉस अराइजिंग टू हिम बाय रीजंस दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द पेमेंट। राइट टू कॉम्पनसेशन, अगर कोई भी नुकसान हुआ है, बेली उसको इंडेमनीफाई नहीं कर रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में वो कॉम्पनसेशन के लिए भी जा सकता है। तो देखिए, बेली is entitled to receive compensation for loss caused to him due to the failure of the bailier to disclose any faults in the goods known to him. If the bailment is for the hire, the bailier will be liable to compensate even though he was not aware of the existence of such fault. तो यहाँ पर उसको अपने फॉल्ट, उसको गुड्स के फॉल्ट के बारे में पता था या नहीं पता था। एज द केस में भी, अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो केवल नोन फॉल्ट्स के लिए लाइबल होगा, और अगर नॉन ग्रेचुअस है तो उस केस में नोन और अननोन दोनों फॉल्ट्स के लिए बेलर लाइबल हो। तो मेरे ख्याल से राइट्स ऑफ बेली भी आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद में राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, अभी ये भी हम लोग पढ़ करके आए। देखिए, ये चीज मैंने आपको पहले दिन ही बताई थी, तो पहली क्लास हुई थी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। जो एक पार्टी का राइट होता है वही दूसरे पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है, जो एक पार्टी की ड्यूटीज हैं वो एक पार्टी का अधिकार होगा। ठीक है, तो सेम वही चीज है। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, तो नेसेसरी एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? बेलर की थी, और अगर बेलर नहीं देता है तो वो उससे क्लेम कर सकता है। तो इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट द बेलर शैल रीपे टू द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम एंड एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ द बेलमेंट। तो देखिए, इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं है, एक जगह पर याद रखो, समझो, लॉजिक भिड़ाओ। हर एक चीज को याद करोगे तो कितना याद कर पाओगे, कितना रटोगे? तो लॉजिक लगाओ। हमको पता है कि अगर बेलर की जो ड्यूटीज है वो बेली के पास में राइट है, तो किसी एक का याद किया, उसी को ही सामने वाले के ऊपर अप्लाई कर दिया। राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, अब अगर उसके टाइटल में कोई भी डिफेक्ट था, अगर उसके टाइटल में कोई भी डिफेक्ट था, तो बेली के पास में यह भी राइट है कि भाई वो कोर्ट में जा सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है टाइटल को लेकर के। देखिए, इफ द गुड्स बेल्ड आर क्लेम्ड बाय द पर्सन अदर देन द बेलर, अब बेलर के अलावा कोई दूसरा पर्सन कह रहा है कि भाई ये गुड्स मेरे हैं, मेरे को वापस करो। बेलर कह रहा है कि नहीं, तुमने मेरे से गुड्स लिए, मेरे को वापस करो। अब तो बेचारा बेली कंफ्यूज हो गया ना कि इसको दें या इसको दें, हालांकि उसको बेलर के ऊपर भरोसा नहीं है, उसको पता है कि बेलर झूठ बोलता है, हो सकता है कोई चोरी का सामान मेरे को दे दिया। तो यहां पर अब बेली क्या करेगा? अब ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इसको दूर करने को सीधा चला जाएगा कोर्ट में, ना तुमको देंगे ना तुमको देंगे, मैं सीधे जा रहा हूं कोर्ट, और कोर्ट डिसाइड करेगा भाई इसका ओनर कौन है, और उसी को ही कोर्ट दे देगा। देखिए, द बेली में अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप इट्स डिलीवरी एंड टू डिसाइड द टाइटल टू द राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन और पेमेंट ऑफ सर्विसेज। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि बेली के पास में गुड्स का पोजीशन है और बेलर
उसको एक्सपेंसेस नहीं दे रहा है या जो भी उसको कॉम्पनसेशन मिलना है वो नहीं दे रहा है, तो उस केस में वो पर्टिकुलर लीन पे भी एक्सरसाइज कर सकता है, यानी गुड्स को अपने पास में रिटेन करेगा। लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब गुड्स को रिटेन करना, अपने पास में रख लेना। तो सीधे सीधे बोलेगा कि भाई गुड्स को मैं तब वापस करूंगा जब मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे। देखिए, इन केस बेली हैज रेंडर्ड सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल, he has a right to retain such goods until he receives due remuneration for the service। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक गोल्ड का बिस्किट है, ठीक मैं एक ज्वेलरी शॉप में गया और ज्वेलरी शॉप में बोला कि भाई इसकी एक तुम चेन और एक रिंग बना दो। तो अब उस ज्वेलरी शॉप वाले की जो लेबर और स्किल है उसका मैं बेनिफिट उठा रहा हूँ। गोल्ड का ब्रिक किसका था? गोल्ड का बिस्किट किसका था? मेरा था। मेरा उसका पोजीशन किसके पास में जा रहा है? ज्वेलरी शॉप वाले के पास में जा रहा है। तो ये भी तो बेलमेंट हुआ ना। वो उसको मॉडिफाई करके मेरे को दे देगा और हालांकि उसके वो लेबर चार्जेस लेगा, ठीक है, तो मुझे उसको लेबर चार्जेस देने होंगे। अब अगर मान लीजिए कि मैं उसको लेबर चार्जेस नहीं देता हूं, तो क्या वो मेरी अंगूठी और मेरी चेन को अपने पास में रिटेन कर सकता है? क्या वो ये कह सकता है कि मैं ये अंगूठी और ये चेन तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरे लेबर चार्जेस नहीं दे देते? बिल्कुल कर सकता है। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर लीन। तो वहां पर अगर उसके लेबर और स्किल यूज हुए और उसको अपने एक्सपेंसेस लेबर चार्जेस लेने हैं और सामने वाली पार्टी उसको नहीं दे रही है, तो उसको रिकवर करने के लिए वो गुड्स को अपने पास में रिटेन कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे राइट हो गए आपके बेली के। नेक्स्ट आता है आपका राइट ऑफ जनरल लीन। जनरल लीन का मतलब क्या होता है? देखो, जब आप लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन, ये बेसिकली पेमेंट को सिक्योर करने का एक तरीका होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया पर्टिकुलर लीन का। तो जब किसी एक ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए हम प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, गुड्स को रिटेन करते हैं, उसको बोला जाता है पर्टिकुलर लीन। लेकिन जनरल लीन का मतलब क्या होता है? किसी के कई सारे अकाउंट हैं मेरे पास में, किसी का पता चला कि किसी की जैसे मान लीजिए बैंक है, ठीक है। बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक में किसी का सेविंग बैंक अकाउंट है, एफडी भी है, उसने एक पर्सनल लोन भी लिया हुआ है, उसने क्रेडिट कार्ड भी लिया हुआ है, ठीक। अब सेविंग बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, एफडी 2 लाख रुपए की है। अब उसने क्या किया हुआ है? 50,000 रुपए का लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन, और 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का ड्यू है, ठीक। अब वो कस्टमर, वो इन्वेस्टर या वो अकाउंट होल्डर कह लीजिए, वो बैंक का क्रेडिट कार्ड का पैसा और पर्सनल लोन का पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी किसके पास में? बैंक के पास में है। तो क्या बैंक इनके सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी के अमाउंट से पर्सनल लोन के अमाउंट और क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को एडजस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखो, एक ट्रांजैक्शन का पैसा निकालने के लिए दूसरे अकाउंट से वो बिल्कुल पैसे निकाल सकता है विदाउट योर कंसेंट। उसको अकाउंट होल्डर की कंसेंट भी नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जनरल लीन। जो जनरल लीन होता है ना बेटा, वो जनरली जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, पता चला किसी से हमारे सीरीज में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो एक ट्रांजैक्शन का पैसा निकालने के लिए हम दूसरे ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी को अगर रिटेन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन में क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी को अगर हम रिटेन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर लीन। तो मेरे ख्याल से जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं एक बार। बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर में इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी, अगर इसके अगेंस्ट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो बात अलग है, अदरवाइज जनरल लीन पे ये लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिटेन एज अ सिक्योरिटी ऑफ अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट एनी गुड्स, कोई भी गुड्स bail to them, no other person have a right to retain as a security for such balance goods bailed to them unless there is an express contract to the effect। जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हो ना, जो फॉर्म आप भरते हो तो उसमें पहले ही ये सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन होती है। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पहले से ही सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी रहती हैं। तो जब बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हो ना, तो उसमें ये लिखा रहता है कि बैंक के पास में जनरल लीन का राइट है, वो जनरल लीन पे एक्सरसाइज कर सकता है। तो यहां पर जनरल लीन पे एक्सरसाइज आप तभी कर सकते हैं जब
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट होगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। मिसेस स्मिता हैज इनहेरिटेड अ ह्यूज डायमंड फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। शी डिलीवर्स द रफ डायमंड टू पन्ना लाल ज्वेलर्स टू बी कट and polished, which is accordingly done. The jewelers are entitled to retain the stone till it is paid for the service they have rendered. This is called particular, right? आगे देखते हैं। Smita borrows rupees 50,000 from the bank without security and subsequently again borrows another 10,000 but with security of say certain jewelry. In this illustration, even where Smita has returned 10,000, अब इन्होंने जो 10,000 का लोन था ये तो सिक्योर्ड था, 50,000 का जो लोन था ये अनसिक्योर्ड था, इसमें इन्होंने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी थी। The banker can retain the jewelry given as security to the second loan towards the first loan which is yet to be repaid, जो कि अभी पे होना बाकी है। तो एक अकाउंट का सेटलमेंट अगर दूसरे अकाउंट से हो रहा है तो इसको बोला जाता है जनरल। मेरे ख्याल से आपको पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये दोनों एग्जांपल याद रखिएगा, पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन, ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। क्लियर? और अगर पर्टिकुलर और जनरल लीन आता है एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन आता है एग्जाम में, तो जरूरी नहीं है कि आप लाइन को ड्रॉ करके और पर्टिकुलर और बेसिस पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर लीन हेडिंग डाली, उसका मतलब बता दिया, एग्जाम्पल कोट कर दिया। जनरल लीन हेडिंग डाली, उसके बारे में बता दिया और एक एग्जाम्पल कोट कर दिया, राइट? आगे देखते हैं। आज यार पता नहीं क्यों थकावट सी लग रही है, ठीक है, आवाज भी धीमी आ रही होगी आपको। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। अब बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कैसे होगा, यानी कि कैसे खत्म होगा? तो सबसे पहले एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। भाई अगर कोई भी पीरियड फिक्स था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे दोस्त ने मेरे से 1 हफ्ते के लिए कार मांगी, तो जैसे ही 1 हफ्ता खत्म वैसे ही बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। बाय डेथ ऑफ बेलर और बेली, डेथ के केस में फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, जब पर्पस पूरा हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, अगर गुड्स को वो इनकंसिस्टेंटली यूज कर रहा है, गलत तरीके से यूज कर रहा है, तो बेलर उससे गुड्स को वापस ले सकता है। डिस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जिस ऑब्जेक्ट को, जिन गुड्स को फेल किया गया था, अगर उसमें कोई भी डिस्ट्रॉय होता है, कोई भी मॉडिफिकेशन होता है, कोई भी चेंजेस करता है बेली, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट। तो इतने तरीके से 5 मेथड्स होते हैं बेलमेंट को टर्मिनेट करने के। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ प्लेज। तो यहां पर आपका बेलमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है प्लेज। प्लेज इज द पार्ट ऑफ बेलमेंट। मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लेज को बेलमेंट का ही पार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रहा है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बस यहां पर पर्पस क्या होता है? यहां पर जो पर्पस होता है ना, वो पर्पस होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस चीज की सिक्योरिटी? लोन की सिक्योरिटी। जब हम कोई भी लोन लेते हैं और उस लोन के बदले में किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लेज। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा तो उसको बोला जाएगा मॉर्गेज। मॉर्गेज एक अलग चीज है, प्लेज एक अलग चीज है। मॉर्गेज के केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होता है, उसकी जो कंडीशंस है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखी हुई है। प्लेज के केस में मूवेबल प्रॉपर्टी को हमेशा गिरवी रखा जाता है। ये बेसिकली लोन को सिक्योर्ड करने का एक तरीका है। यहां पर भी गुड्स का पोजीशन सामने वाले के पास में जा रहा है। जैसे आजकल टीवी में बहुत ऐड आता है, मुथूट फाइनेंस है ना, और जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा गोल्ड लोन, आईसीआईसीआई गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में क्या होता है? हमने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और बदले में 1.5 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रख दिया। तो गोल्ड किसका है? मेरा। अब मैं उसको गिरवी रख रहा हूं किसके पास में? बैंक के पास में। तो गोल्ड का पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर भी पोजीशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रांसफर होता है। जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा, पर्पस पूरा कब होगा? जब मैं लोन को चुका दूंगा। जब मैं लोन को चुका दूंगा तो बैंक क्या करेगी? मेरे गोल्ड को मेरे को वापस कर देगी। तो इसी वजह से प्लेज को भी बेलमेंट का ही पार्ट माना जाता है। इसी वजह से ये बेलमेंट के पार्ट में देखते हैं एक बार।
pledge bailment of goods as security for payment of a debt or performance of the promise। इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है पॉनर और एक होता है पॉनी। पॉनर कौन होता है? बेलर। बेलर इन दिस केस इज नोन एज पॉनर। जो गिरवी रख रहा है, अगर मैं लोन ले रहा हूं, मैं गिरवी रख रहा हूं, तो मेरे को बोला जाएगा पॉनर। पॉनी का मतलब जिसके पास में गिरवी रखा जा रहा है। अगर बैंक के पास में गिरवी रखा जा रहा है तो बैंक को बोला जाएगा पॉनी। बेली इज नोन एज पॉनी। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, तो देखिए सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट होता है, तो बेलमेंट का ही एक पार्ट होता है। देयर शैल बी अ बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज ऑफ गुड्स प्लेज फॉर शैल बी इन एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टिंग गुड्स को ही आप गिरवी रख सकते हैं। There shall be the delivery of goods from pledger to pledgee। प्लेजर के पास से गुड्स जा रहे हैं किसके पास में? प्लेजी के पास में। आगे देखते हैं। आज आपको डिस्टरबेंस बहुत हो रहा होगा। सॉरी। डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। अब बेलमेंट और प्लेज में फर्क क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो मीनिंग, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज बेलमेंट। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर वन पर्सन टू अनदर यहां पर भी है, बस केवल यहां पर फर्क कितना है बेटा? as security for repayment of debt is known as terms applicable। The person delivering the goods under a contract of bailment is called as bailer। The person to whom the goods are delivered under the contract of bailment is called a bailee। यहाँ पर बोलते हैं बेलर और यहाँ पर बोलते हैं बेली। यहाँ पर क्या बोलते हैं? पॉनर एंड पॉनी। The person who delivers the goods as security is called the pawner। The person to whom the goods are delivered as security is called the pawnee। पर्पस, ये किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, ठीक है? रिपेयर कराने के लिए, कस्टडी में देने के लिए, मेरे दोस्त को घूमने के लिए जाना है, उसके लिए। प्लेज का पर्पस एक ही होता है, केवल और केवल सिक्योरिटी ऑफ लोन। bailment for any purpose specific in the contract of bailment, example for safe custody, repair or processing of goods। Pledge is made for the purpose of delivering the goods as a security of payment of debt or performance of a promise। कंसिडरेशन, पेमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन प्लेज में 100% कंसिडरेशन होगी, क्योंकि बगैर लोन के हम चीजों को गिरवी रखेंगे नहीं। जब लोन मिलेगा तभी तो हम चीजों को गिरवी रखेंगे। तो यहाँ पर हमेशा प्लेज में कंसिडरेशन होगी। इसमें कंसिडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो। तो बेटा मेरे ख्याल से डिफरेंस के चारों पॉइंट्स आसान आसान से पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू सेल द गुड्स। क्या बेली के पास में राइट होता है कि वो गुड्स को बेच सकता है? नहीं बेच सकता। भले ही बेलर के टाइटल में डिफेक्ट ही क्यों ना हो, लेकिन बेली गुड्स को बेच नहीं सकता। बहुत ज्यादा क्या कर सकता है? वो कोर्ट में जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन प्लेज के केस में क्या पॉनी गुड्स को बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है। अगर पॉनर ने लोन का पैसा नहीं चुकाया, लोन को रीपे नहीं किया, तो उस केस में पॉनी के पास में बिल्कुल राइट है कि वो गुड्स को बेच सकता है, बट आफ्टर द नोटिस, पॉनी को नोटिस देने के बाद में। The bailee has no right to sell the goods even if the charges of bailment are not paid to him। The bailie's rights are limited to suing the bailor for his dues or to exercise lien on the goods। यहाँ पर वो लीन पे एक्सरसाइज कर सकता है, गुड्स को रिटेन कर सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता। The pawnee has right to sell the goods if the pawner fails to redeem the राइट टू यूज द गुड्स। अब बेली तो यूज कर सकता है, क्या पॉनी यूज कर सकता है? क्या मैंने अपनी ज्वेलरी अगर किसी के पास में गिरवी रखवाई है, तो क्या वो उसको यूज कर सकता है? पॉनी के पास में यूज करने का राइट नहीं होता बेटा। प्लेजी और पॉनी कैन नॉट यूज द गुड्स प्लेज, लेकिन जो बेली होता है उसको तो भाई मैंने अगर यूज करने के लिए दिए हैं तो वो यूज करेगा ही करेगा। तो बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्लेज के, बेलमेंट के, ये दोनों हम लोगों ने कवर अप किए। आज मेरी एनर्जी थोड़ी-सी लो लग रही है। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कोशिश करूँगा दोबारा से एक्सप्लेन कर
ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई यूनिट के साथ में। बस एक यूनिट और बची हुई है आपकी एजेंसी। एजेंसी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म। यानी आप ये मान सकते हो कि 40% सिलेबस आपका रिवाइज़ हो गया है अच्छे तरीके। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमेशा की तरह आज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो कोशिश करिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।